अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि मेरे कप्तान और उनकी कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाती रही। कहीं अलकादिर ट्रस्ट केस में पेश हुए तो और कहीं तोशाखाना केस के लिए ट्रायल कोर्ट में। एक तरफ मेरे कप्तान ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर दी गई। आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा कि आपको तोशाखाना केस के फैसले से क्यों डर लग रहा है, जिस पर मेरे कप्तान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तीनों अदालतों में भाग रहे हैं, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। ये तो है मेरे कप्तान और उनकी कानूनी टीम के अदालती चक्कर। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक हर किसी के जहन में ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि इंतखाबात 60 दिन में होंगे या 90 दिन में, या फिर इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत से भी आगे चले जाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मंजरनामा कैसा होगा? क्या कोई नया सिस्टम लाया जा रहा है और निगरान वजीर आजम सियासतदान होगा या फिर टेक्नोक्रेट? इन तमाम सवालात के जवाबात का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी 2018 और 19 के गिर्द ही घूम रही है। 3 मई वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे साथ इंटरव्यू में और इसके बाद होने वाली गुफ्तगू में कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिनसे यह जाहिर होता है कि मेरे कप्तान ने तहरीक अदम एतमाद, अमरीकी साजिश और दूसरे बहुत सारे साजिशी बयानियों के हवाले से जो बातें की, इसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था। पहले सुनिए मई 2019 में ख्वाजा आसिफ ने मेरे कप्तान की वज़ारत उस्मा के हवाले से क्या कहा था। पावर हैज ए शेल्फ लाइफ। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के अंदर जो है इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए लोग तैयार बैठे, वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नेशनल गवर्नमेंट बने और हमारी जो है मैं वजीर आजम बन जाऊं। मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और नाज़रीन, ठीक 4 साल के बाद वजीर दिफा ने मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनके हुकूमत बनाने के हवाले से 2019 में उन्हें ऑफर की गई थी। आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफ़ा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 से दे जुगो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2021, उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, बल्कि वो मिनिस्टर साहब उठ के मेरे पास आए, मेरे घुटनों को लगाया, भाई ये गल ना करो। उन्होंने 12 आदमियों के नाम भेजे, लंदन भेजे कि ये मेरे साथ 12 आदमी हैं एंड वी आर रेडी टू क्विट। वी आर रेडी टू क्विट। इन इंकशाफात के बाद होना तो यह चाहिए था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल वाज़े हो जाती, मगर सियासी मामलात मजीद इबहाम का शिकार हो गए हैं, जिससे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में 8 सवालात पूछेंगे। सवाल नंबर 1, वो कौन था जिसने ख्वाजा आसिफ के जरिए नून लीग को अप्रैल 2019 में हुकूमत संभालने की दावत दी। सवाल नंबर 2, वो कौन सा मीडिया हाउस का मालिक था जो ख्वाजा आसिफ के पास जेल में पैगाम लेकर गया। सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ के कौन से 12 मेंबरान थे जो मेरे कप्तान का बतौर वजीर आजम साथ छोड़ने के लिए तैयार थे। सवाल नंबर 4, वो कौन था जो तहरीक इंसाफ में रहते हुए मेरे कप्तान की कुर्सी संभालना चाहता था। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अप्रैल और दिसंबर 2019 में हुकूमत संभालने से इनकार क्यों किया। सवाल नंबर 6, क्या मेरे कप्तान की कारकर्दगी इतनी खराब थी कि उनके हुकूमत से अलग करने की कोशिश की गई। सवाल नंबर 7, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की ऑफर कबूल कर लेती तो तहरीक इंसाफ के लिए अगले 3.5 साल हुकूमत करना मुमकिन होता। सवाल नंबर 8, ख्वाजा आसिफ आज क्यों कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर हमने ब्लैंक चेक दिया था, उनकी एक्सटेंशन पर हमारी कोई सौदेबाजी ना थी और ना कुछ मांगा था। इन तमाम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद है मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान फैसल वावडा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल वावडा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप उस वक्त वजीर थे 2019 के अंदर, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब ऑफर आ गई थी हमें कि पंजाब ले लें और उसके बाद दिसंबर में वफाक ले लें। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मंसूर साहब, सबसे पहले मैं आपके जो सवालात थे वो तो बड़े एक्यूरेट सवालात थे और उनके कई सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अच्छा। लेकिन खैर वो आपने सवाल किए, वो आप ही जवाब ढूंढेंगे, मैं तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर बता दूंगा।
उसमें बहुत सारी हकीकत भी है जो आपने होमवर्क किया है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होना है कि देखिए सर, सबसे पहले आपने बुग्स, वेनम, नफरत एस्टैब्लिशमेंट के लिए तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई नजर आ गई है आपको बड़ी कैटेगोरिकली क्लियरली। आप शुरू करते हैं हम तरतीब से। नून लीग भी? नून लीग तो मैं शुरू कर रहा हूँ ना सर। ओके श्योर, ठीक। आई सेड कि सर पीटीआई समेत सारी पार्टियां, नून लीग, पीपीपी और बाकी पार्टियां इतनी रेलेवेंट नहीं, उनके नाम लीजिए, ठीक। ब्लैंक चेक दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उन्होंने कहा कि वोट हमने देना है बाजवा साहब की एक्सटेंशन को जी। तो फिर बाजवा साहब के लिए बयानिया क्यों बनाया बाजार में कि मुझे क्यों निकाला? नंबर एक, यहां रुक जाएं आप। ठीक। फिर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलानी थी, उन्होंने वोट एक्सटेंशन दे दी। ठीक है जी। उन्होंने बयानिया क्या निकाला कि बाजवा साहब ने हमारी रजीम गिरा दी। फिर जरदारी साहब ने कहा कि आप 3 साल के लिए आए हैं, हम हमेशा के लिए हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर उन्होंने भी वोट दे दिया। ठीक। तो सवाल मेरा ये है कि सर ये तमाम एक्सपायर्ड लीडर्स जो हैं, ओवर एक्सपायरी जिनकी हो चुकी है, ठीक है, ऑब्सलीट जो हैं, इन सब का नैरेटिव क्या है? ये बाहर कौम के आगे झूठ बोलते हैं, अच्छा, और अंदर पैर पड़ते हैं। ठीक है, बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली। अब इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं नहीं हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो नवाज शरीफ का खास आदमी है। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, बाकी आपके पीटीआई के लोग भी बता सेशन दिए, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक। और पीपल्स पार्टी का भी आपके पास बयानिया है। ठीक ठीक। अब आप आ जाएं कि जी इन्हीं सियासतदानों को आपने बार बार रिपीट करके पाकिस्तान को आज तक दिलाया गया। अब उस पर मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। सर्दी हो गरीब मर जाता है, बारिश हो गरीब मर जाता है, करंट हो गरीब मर जाता है, गटर का ढक्कन खुला हो गरीब मर जाता है, स्कूल में पढ़ने का नौकरी ना मिले गरीब मर जाता है, तनख्वाहें ना मिलने पे गरीब मर जाता है। जब हर चीज गरीब ही मरने के लिए है, तो फिर इन सारे सियासतदानों ने, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग एंड पीपल्स पार्टी एंड 14 जमातें, इन्हों एक्सपायर्ड लोगों ने क्या दिया है? ये सारे लीडर, इनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं। ये मुल्क का फ्रेम सीधा करने के लिए, मुझे एक सुने सर, जी जी बोले, ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ये मुल्क खड़ा कर देंगे, ये चल नहीं सकते, ये मुल्क चलाएंगे। हम ये किस मजाक की मंडी में चल रहे हैं बार बार? ये एक्सपेरिमेंट, आओ इक्तदार संभालो, गाली दो, बाहर चले जाओ, फिर जब वक्त हाल, वक्त जरूरत हो, हाथ पैर जोड़ो, नन्हे मुन्ने बच्चे बनो, मेजी बेबी बनो और आ जाओ। और अभी भी इस दौरानिए में जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, हल्की हल्की आंख दिखाना सब शुरू हो गए। अच्छा, डायरेक्शन दे रहे हैं, गेस्ट वो भेज रहे हैं जो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने किए हुए गलत काम दूसरी तरफ उसकी रिफ्लेक्शन दे रहे। क्यों? वाई? और हम अभी तक मुल्क को क्या दे सके? बार बार चले जी, पीटीआई ने एक गुनाह कर दिया तो पीडीएम ने भी ये गुनाह किया था। ठीक है, पीडीएम कौन सी पार्टी ने गुनाह ये नहीं किया था? वो पीटीआई लाइन से और आगे चली गई। लेकिन बुक्स तो ये सबके अंदर है। ठीक, तो खैर खा कौन है मंसूर साहब इसके अंदर? ठीक, मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब चूंकि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा उनका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो भी इंकशाफात हुए हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, आपने फैसल वाडा साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा सारे ही एक ही फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। पहले कमरे के अंदर जाके जो है वो पैर पकड़ते हैं, लेकिन बाहर जलसों में जाके उसी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कहते हैं। अब ये जो स्टोरी सामने आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब के जो इंकशाफात आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत पहले ही इमरान खान साहब की जो है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मामला खराब होना शुरू हो गए थे, 2019 से खराब होना शुरू हो गए थे। तो बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, हमारे भाई हैं, बड़ी देर की मेहरबान आते आते बहुत पहले अगर ये अप्रैल में बता देते तो ज्यादा अच्छा होना था, मुल्क को सही सिमत की तरफ आ जाता, हालात और वाकयात आ जाते। लेकिन एक बात बड़ी है, अपना मंसूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आपने वो एक कड़वा सच सामने रख दिया है। वो कड़वा सच क्या है? कहा जाता था लाडला है, तो कभी हैरानगी होती है, बड़ी बातें हुई, यानी कहा गया जनाब उस्मान बुज़दार ने तबाही कर दी इस मुल्क के लिए, फलां आदमी ने ये ऐसा कर दिया, फलां आदमी ने वैसा कर दिया। आज कहाँ गई वो जो करप्शनों के अंबार लगे थे? देखिए ना, ये मुल्क को खुदारा, हम जहां बातें कर रहे हैं सियासतदानों की, हमें बाकी लोगों को भी सोचना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठे एक आदमी को जो जिसने इस मुल्क की तबाही की हो, अगले दिन उसको आप साथ लेकर बैठे और उसी से इस मुल्क को चला रहे हो। तो इस तरह ये जो तोड़ जोड़ है, ये शायद ना चल सके। अब बात आती है दूसरी बात की तरफ, जो आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, जो ख्वाजा साहब ने बता दिया।
खाई साहब ने अप्रैल का बता दिया। और यही आपको याद होगा 2019 नवंबर याद कीजिएगा, जब नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए इस मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिली, याद होगा आप लोगों को। हाँ। और उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि उन्होंने जनवरी के तीसरे हफ्ते में वापस आना है जी। वो केस आज तक नहीं लग सका लाहौर हाई कोर्ट में। ये भी इल्जाम आता रहा कि जनाब इमरान खान ने पता नहीं क्या कर दिया, इमरान खान ने बड़ी इजाजतें लेके मेडिकल रिपोर्टें आई, ऐसा कर दिया। फिर हम आगे चलते हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि जनाब जेल में थे, जेल में एक चैनल के मालिक से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के बाद फोन पे बात कराएगी। मेरा साहब एक मिनट, मैं चूंकि इस इंफॉर्मेशन को जानता हूं, थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, चैनल का मालिक नहीं है, मीडिया हाउस का मालिक है, चैनल का मालिक नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी जरा करेक्शन करना। अच्छा चलें देखें, बात फिर बड़ी बात ये है मंसूर भाई, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं जो अब समझता हूं इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव अ मिसाक पाकिस्तान। मैं चले एक तारीख का जो आपने बात की ना, मैं वो भी दोहरा देता हूं। 2019 मेरा लंदन आना हुआ था, तो इसहाक डार साहब से किसी दोस्त के हवाले से बात हुई कि उनसे मुलाकात करनी है, मैंने इनकार कर दिया। फिर एक जगह मुलाकात होगी किसी खाने के ऊपर, ठीक वो ये जो बातें ना, सवाल तो उठता है ना, वो बातें उन्होंने उस वक्त कही थी कि वो मुल्क से बाहर कैसे आ गए, हसन और हुसैन कैसे निकल के आ गए, फिर अपना नुसरत शहबाज, अली इमरान, सलमान शहबाज, यानी वो लोग जिनके बारे में करप्शनों के अंबार थे, इस मुल्क से निकल के बाहर बड़े आराम से स्कॉट फ्री चले गए। और जैसे ही हालात ने या हवा के रुख बदले, वो आज इस मुल्क के अंदर हैं। और ये वही लोग, वही हालात और वाकयात हैं कि वो जो करप्शन के केसेस थे आज जमीन बोस हो रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि जनाब करप्शन ही कोई नहीं थी। तो फिर ये अभी इमरान खान के खिलाफ मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चले, अब जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो थोड़ी सी और भी शेयर कर लेते हैं। अब जाहिर बात है ये मौका है, अब जाहिर बात है ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने 2 हवाले से सवालात पूछे कि एक तो वो जो आपको ऑफर आई थी, क्या उस वक्त के चीफ उसके अंदर इन्वॉल्व थे? उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि उनकी नॉलेज के बगैर ये सब कुछ हुआ हो। और दूसरा मैंने नवाज शरीफ साहब के बाहर भेजने के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी इजाजत के बगैर नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते। अब जनरल बाजवा के जराए से मेरी बात हुई है, मैं बिल्कुल ये ऑन एयर ये बात कहने लगा हूं, वो टोटली डिनाई करते हैं इन दोनों चीजों को। वो कहते हैं कि उनके जराए कह रहे हैं कि कोई इस चीज के साथ लेना देना था। बट हैविंग सेड दैट, निहाल हाशमी साहब, आप लोग उस वक्त इमरान खान साहब के बारे में ये कहते रहे जनाब ये लाडला है और ये सिस्टम का लाडला है। ये कैसा लाडला था जिसके अगेंस्ट 2019 के अंदर ये काम जो है वो शुरू हो गया था, जब फैसल वाडा साहब उनकी काबीना का हिस्सा थे? इसका जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, फैसल भाई के कुछ बुनियादी सवालात का मैं जवाब दूं। फैसल भाई ने एक डंडे से कायद-ए-आज़म के कबील के सारे लोगों को ज़ख्मी कर दिया, सबको, सारे सियासतदानों को, कि सियासतदानों ने इस मुल्क को क्या दिया, क्या किया। सबसे पहली तो बात है सियासतदानों ने इस मुल्क को नहीं, करेक्शन, एक मिनट, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये जितनी भी जमातें हैं, नहीं सारी जमातों को कह दिया ना, वो नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, आपने भी सुना मैंने भी सुना, उनका ये कहना है कि ये सारे सियासतदान जलसों में आके बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेते हैं, कमरों में जाके जो है वो पैर पकड़े होते हैं। ये क्या चीज है आपको नहीं पता? नहीं, आप बताएं ना मुझे। आपको नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट? मैं इनसे ज्यादा ब्लंट आदमी हूँ। अच्छा, हाँ, हम अयूब खान के खिलाफ थे, यहिया के खिलाफ है, हर उस आदमी के खिलाफ जो अपने आइन के मैंडेट से हलफ से बाहर जाएगा। ठीक, अल्लाह के सामने जब हलफ लेता है, हाँ, उससे जब बाहर जाता है तो अल्लाह को भी धोखा देता है, पाकिस्तान की कौम को भी। ठीक, बाजवा साहब ने यह काम किया। क्या काम किया? उन्होंने अपने मैंडेट से बाहर जाके काम किया। 2000 ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़े मासूम आदमी, उन्होंने कहा 2019 में हम दे रहे थे जनाब, 2018 में हम सिंगल मेजोरिटी पार्टी थे पंजाब के। अच्छा, तो हम पे कौन सा कोई एहसान कर रहा था? ठीक, हम तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी थे। तो ये कारिस्तानी बाजवा, देखिए इस्टेब्लिशमेंट, आप आर्म फोर्सेस को नहीं कहें, वो हमारे भाई हैं, हमारे खान सब लोग हैं, जो यूजर पर्स होता है उस पर बात करें। भाई ने मेरे कहा कि मैंने ये ओवरडेटेड लोगों ने क्या दिया, इन्होंने आईने पाकिस्तान दिया, इन्होंने न्यूक्लियर पावर दिया, इन्होंने सीपैक दिया, इन्होंने ग्वादर दिया, इन्होंने सारे पोर्ट्स दिए, पाकिस्तान को डेवलप किया। नवाज शरीफ सामने है। ठीक, यूके की अदालत ने, एनसीए ने, उन्होंने नवाज शरीफ पे इल्जाम नहीं लगाया, इवन पाकिस्तान की अदालत ने भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा बेडर से अकामा नहीं लिया। ठीक, तो मैं अपने भाई से 10 बस्ता गुजारी करूंगा
कि मेरे भाई जिन्होंने 40 साल हुक्मरानी की उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को, उन आमिरों ने। फैसल वाडा साहब wants to say something. He wants to उन respond. 40 सालों का भी हिसाब दें। Listen to me, he wants to respond. जी फैसल भाई। देखिए, निहाल साहब ने बहुत तेज और तबंग तरीके से आइन 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 और आइन की पासदारी की बात की। ठीक, आप ही की सर हुकूमत है आज के दिन तक, वो आइन किस जगह दफन हुआ जब आपने इलेक्शन आइन के टाइम पे नहीं कराए? पंजाब के और केपी के तो किस आइन की बात कर रहे हैं? वक्त जरूरत वक्त हाल, अब अच्छे बच्चे हैं, वक्त जरूरत वक्त हाल, आप मेरा भाई बोल चुके हैं, वक्त जरूरत आप गाली देते हैं, वक्त मेरा भाई नहीं, हम कभी पैर नहीं पड़ते, हम जेल जाना कबूल करते हैं। जो सियासतदान है उनमें से भुट्टो फांसी चढ़ गया। सर आपने क्यों वोट नवाज शरीफ जला वोट नवाज शरीफ नहीं दिया। पाली देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये टेक्निकलिटी नहीं है। आप देखिए एक पार्लियामेंट पार्टी या उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जब डिसाइड करती है अंडर कंपल्शन, तो जो पार्टी हेड होता है वो मेजॉरिटी के साथ जाता है। अच्छा, वो अपना वोट, उसका सिंगल वोट होता है, तो दे दिया ना नवाज शरीफ ने। नो, देयर वाज नो। You are saying कि नवाज शरीफ was against extension. अच्छा, नवाज शरीफ सारी जिंदगी एक्सटेंशन के खिलाफ रहे। और इसका मतलब है कि कल को अगर वो वजीरा कह दें, अनाउंस कर दें आज इस बात को, कह दें कि अगर कल को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए दोबारा चौथी दफा, तो फिर भी दोबारा एक्सटेंशन नहीं देंगे। इंशाल्लाह नहीं देंगे, और इंशाल्लाह बनेगा। ये मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करें। इंशाल्लाह नहीं देंगे। निहाल भाई हमारे दोस्त हैं। और दूसरी बात देखिए, काट दे सर, वैसे इन्होंने बड़ी मुश्किलें काटी अपनी पार्टी के चक्कर में, उसमें मैं आऊंगा कि इनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई। देखिए 35-40 साल जब आमिरों ने हुकूमत किया, आप इस मुल्क के निजाम, आज भी हम इस मुल्क को पिंग पोंग बनाए बैठे हैं। हम इतने, हमारे अंदर इखलाक की जुर्रत नहीं होती है। अच्छा, मैं एक मिनट है कि आपने सच बात, आपने एक्सटेंशन को छेड़ दिया है। अभी देखिएगा, मैं फैसल साहब DGISI को एक्सटेंशन दी जा रही है। सर ये तो हुकूमत वक्त ही बता सकती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने यही सवाल किया था DGISI को एक्सटेंशन देने के हवाले से। जरा दिखाइए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या जवाब दिया था। DGISI को एक्सटेंशन दे दी गई? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। आपको नहीं पता होगा तो और मैं आपको नहीं देखे ना, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं, मुझे अगर आपको नहीं पता तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ ना। फिर मेरा ख्याल अगले 2-3 रोज़ में आपको इसका पता लग जाना चाहिए, क्योंकि एक ही हफ्ता रह गया ना। हाँ, वही मैं जो डिसीजन हमने लेने हैं वो एक हफ्ते में लेने हैं। अच्छा, ये ख्वाजा साहब की वज़ीर दिफा की गुफ्तगू आती है, उन्होंने कहा 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अभी आप कह रहे थे एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सटेंशन देते हैं ना आप। इट इज एन इंटरनल इशू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ठीक, जैसे मैंने आपको कहा कि देनी चाहिए, नहीं DGISI को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। देखिए दुनिया में मेरे पीछे जो लाइन में बंदे हैं ना, ठीक, ये मेरे से अच्छा होगा, उसके बाद वाला आपके बाद और अच्छा आएगा। अब इसके साथ तो अगली लाइन बोल दें, ये मेरी जाती राय है, ये भी कह दें। देखिए मैं आपको नवाज शरीफ, जो मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों होता है? हाँ। पार्लियामेंट का इलेक्शन इसलिए होता है कि वो कहे कि हम वी आर द बेस्ट पीपल। नेहरू या लियाकत अली खान क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या आपका क्या नाम है वो नेल्सन मंडेला क्यों इलेक्शन लड़ते रहे? इलेक्शन आप दूसरों को भी मौका दें, लोगों को मौका। चले आगे। अब आपने इलेक्शन का चूंकि एक डिस्कशन शुरू कर दी है, फैसल साहब ये बताइए, इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी कंफ्यूजन है। आखिरी अब 12 दिन रह गए हैं टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नमेंट के, अभी तक नहीं कंफर्म हो रहा कि ये इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। मैं आई एम सरप्राइज, आई हैव नेवर सीन सच अनसर्टेनिटी। सवाल सर आपका क्या है कि होने हैं कि नहीं होने इलेक्शन? सर PI की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? नहीं, PI की फ्लाइट के टाइम के हिसाब से पाकिस्तान की हुकूमतों के आने जाने को हम ये साथ मिला लिया करें मंसूर भाई। यानी लेट होगा? मुझे नहीं पता, मैंने तो कैंसिल भी हो जाती है कभी कभी फ्लाइट। बिल्कुल होती है। मैंने तो आपको ये कहा कि PIA की फ्लाइट के हिसाब से आप हमारी जमहूरियत को जोड़ के हमेशा अपना एनालिसिस कीजिए। PIA भी कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ है, हुकूमत भी कर्जों के अंदर। मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप इलेक्शन इन टाइम नहीं करेंगे तो आपका पूरा पार्लियामेंट निज़ाम गिर जाएगा, क्योंकि फरवरी के मिड में आपको सेनेट को शेड्यूल देना होता है और उसका इलेक्शन होता है फर्स्ट वीक ऑफ सदर का भी मार्च। सदर का यू हैव टू गो फॉर द इलेक्शन एदर यू लाइक और डिसलाइक। पंजाब और KP क्यों नहीं? हाँ, वो हमने थोड़ी कराना था भाई, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराना था। और अदालत ने जब डेट दे दिया था, ये डेट देने वाली अदालत कौन थी? अजहर साहब। अदालत ने क्यों डेट दिया? अजहर साहब वांट्स टू से, और अदालत ने कब डेट दिया? 14 दिन के बाद। फेवरेट टॉपिक 14 दिन के बाद सर उनका फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया आपने। अजहर साहब इसके ऊपर कमेंट करना। अजहर साहब, इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया? अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया जी, उसकी मैं वजूहात बता देता हूं। अच्छा, गवर्नर इनका था,
मैं तो गवाह हूं ना, 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया, उन्होंने कहा जी फ्लक्स ऑफ टाइम से असेंबली डिसॉल्व हुई, मैंने डेट नहीं देनी। हाईकोर्ट ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करके डेट दे दें। गवर्नर ने कोई डेट नहीं दी, ना इलेक्शन कमीशन ने डेट दी। फिर मामला चला गया इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी इनके गवर्नर साहब ने कि जनाब इलेक्शन ही कराना, कैसे बात करते हैं ये। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट के, जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जगह भी कहा हो कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो। इन्होंने बहाना बनाया पैसे नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन टाइम ही साइड पे रखे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि पैसे नहीं है इनके पास, पैसे मना कर दिए, बिल्कुल ये फैक्ट है। हाँ, वो ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये पूछे रिकॉर्ड पे 28 मार्च को। अजहर करें, आप सवाल करें। अजहर भाई 60 डेज जो है वो 28 मार्च को पूरा हो रहा था। जो डेट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जानिब से वो एक्सीड कर रहा था 60 डेज को। तो जब आप 60 डेज में इलेक्शन नहीं करा सके तो सबसे पहले वायलेशन वो बेंच ने किया। अच्छा, यानी 28 तारीख तक के लिए पैसे थे, आगे करने की वजह से पैसे नहीं थे। आप देखिए, अव्वल तो आपको राइट नहीं था, दूसरी बात आप 60 डेज के आगे क्यों गए? अजहर साहब की हक तलफी हो रही है, वो है नहीं यहाँ पे, उनकी तरह उनकी बात सुन ले। जी अजहर साहब, बात कंप्लीट करें। बात देखे ना, ये देखे ना, निहाल भाई है, हमारे भाई हैं। मैं बस हैरान हो रहा हूँ कि आइंदा से लग रहा है मुझे ये सियासत में इनको मौका नहीं मिलना। जिस तरह की आज बातें कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाना है, आज इनकी वजाहत तलब हो जानी है। मैं उन्हें लाइटर साइड कह रहा हूँ मैं। अब चलते हैं आगे बात की तरफ। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। डेट का कहा, बाकायदा इनको डेट ना दी। फिर मैंने एक पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, मैंने कहा ये डेट ही नहीं दे रहे दोनों। सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान डेट दे। सदर पाकिस्तान ने 20 मार्च को डेट दे दी थी। अजहर साहब आगे का बताएं, अजहर साहब आगे का बताएं, तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, टाइम पे हो रहे इलेक्शन या नहीं हो रहे, आपकी क्या राय है? अब तौहीन अदालत हो चुकी है, यहाँ क्रेडिट जाता है इमरान खान को। ये उनका पूरा एजेंडा, उन्हें पता था कि इन्होंने असेंबलियों की मियाद बढ़ानी थी अगस्त में 1 साल के लिए। इमरान खान ने वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करके जो इनका एक एजेंडा वो तो नीस्तो नाबूद कर दिया। अब आते हैं इसे आगे। अब आगे देखें, यानी ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, मायने पाकिस्तान की जमहूरियत नफी कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं हमने असेंबलियां जो है हमने 8 तारीख को डिसॉल्व करनी है। अच्छा भी कर ले 8 डिसॉल्व को भाई। आप 5 दिन पहले डिसॉल्व करेंगे तो 5 दिन इलेक्शन पहले आ जाएंगे। 60 दिन जो समझी बैठे हैं ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। मैंने नोटिस दिया है इनके वजीर आजम को और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं। जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील होनी है तो उसकी एक वजह है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं होती है, वो इसलिए टाइम 30 डेज फालतू दिया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी व्हाट यू आर सेइंग इज कि बेशक अगर इन्होंने 8 को भी असेंबली तहलील कर दी, इलेक्शन फिर भी 60 दिन के अंदर होने चाहिए या होंगे? 60 दिन 90 days. And I'm very clear about it. And I'm very, और मैंने नोटिस दिया हुआ है, मैंने 2 नोटिस डाल दिए और मैंने पिटीशन तैयार रखी हुई इस काम को सामने रखते हुए। मुझे कमेंट तो मजाक बनाया। मुझे जरा कमेंट लेने दे सर इस पॉइंट। फैसल साहब, इज दैट पॉसिबल? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन ये और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 54 डेज। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन 60 दिन में करे या 80 दिन में करे या 85, बट अगर इन एडवांस असेंबली तोड़ या 105 नहीं, अब तो ये सही कह रहे हैं फैसल साहब, एक्चुअली सही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन की डेट का इख्तियार आपने टोटली इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन वायलेट नहीं कर सकता, उसे विद इन 90 डेज करना है, बिकॉज उसको चाहिए 54 दिन फॉर 90 से ऊपर नहीं जा सकता। 90 से ऊपर नहीं जा सकता, किसी सूरत नहीं जा सकता, कोई वजह बताए बगैर। एक रास्ता था, अगर पार्लियामेंट जाती और वो कहती बिल पेश करती या कोई ऐसे रेजुलेशन लाती कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इकोनॉमिक हमारे इमरजेंसी है तो हम इस पार्लियामेंट को फर्दर 1 साल माइट बी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। माइट बी स्टिल देयर इज द पार्लियामेंट इज देयर। अजहर साहब कुछ कह रहे हैं। जी अजहर साहब, देखिए ना, मैंने यही तो कहा है और मैं आज से बात नहीं कर रहा। मेरी जो इमरान खान साहब से इस हवाले से बात हुई थी, ये इनका प्लान आज का नहीं है, ठीक है, बहुत पहले का प्लान था, वो अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। और ये जो बात हम कह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं 2 वकला मेरे साथ और एक सीनियर सियासतदान भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए जरा मैं एक ब्रेक के बाद मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, जो अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवा रहे। आज भी उन्होंने अपना बयान तोशाखाना केस में रिकॉर्ड नहीं करवाया। एक और मौका, आखिरी मोहलत दे दी गई है, कल का दिन है, कल सुबह 9 बजे उनको अदालत में बुलाया गया। क्या वजह है? हमें तो कहा गया था कि इमरान खान साहब इंसाफ के ऊपर यकीन रखते हैं, अदालतों के ऊपर यकीन रखते हैं, तो फिर इतने डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों? क्योंकि आज तो जज साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं इस केस को तूल देने की डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। क्यों कहना पड़ा है सब कुछ, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं तोशाखाना केस की, जो इमरान खान साहब का पीछा करता जा रहा है और डे टू डे हेयरिंग्स भी चल रही हैं, लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने 342 का जो अपना बयान है वो आज भी रिकॉर्ड नहीं करवाया। मोहलत दी गई, उनको बार बार कहा गया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पढ़े। 35 सवालों का एक सवालनामा उनको दिया हुआ था, 26 जुलाई को दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। कल की डेट दोबारा पड़ गई है, कल उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। 5 तारीख तक जज साहब जो है मौजूद है, 5 तारीख को उन्होंने उसके बाद छुट्टियों के ऊपर चले जाना है। फैसल वाडा साहब, क्यों इतना डिले हो रहा है? इतने तो बड़े खान साहब तो कहते हैं मेरे सब कुछ क्लियर है, इतना सीधा साधा केस है, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? देखिए मंसूर साहब, अनफॉर्चुनेटली सैडली उनसे वो कुछ काम करा दिए गए हैं जिनमें मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट वो कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ, जो 25-30 करोड़ रुपए उस घड़ी की कीमत है, उनको जो 4-5 करोड़ ही मिले हैं, बाकी तो अपने और परायों ने हाथ साफ किया है। अच्छा, ये तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि मैं क्लियर हूँ इस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि देखें प्रॉब्लम सारी क्या है कि आप इमरान खान को रेड लाइन क्रॉस करने पे हटा दें, रेड लाइन क्रॉस करने पे इनको हटा दें, उनको हटा दें, सबको हटा दें। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का मसला मंसूर साहब संभल नहीं पा रहा, ना संभल सकेगा। आप अगर PMLN, पीपल्स पार्टी, PDM और PTI की पार्टियों को यहाँ बिठाएं और उनसे बोले अगले 1 साल का एजेंडा दे पाकिस्तान को निकालने का, तो किसी के पास जीरो प्लान है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप खुद कन्विंस नहीं होंगे। इनके पास इसहाक डार साहब हैं, वी हैव, इनके पास इसहाक डार साहब हैं। देखिए मैं देखिए निहाल हाशमी साहब को तो एक तकरीर के ऊपर नाअहल किया गया, जबकि रिजवाना जो हमारी बेटी है जिसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ, उसको बेल मिल जाती है। तो इस मुल्क में आप ये सब चीज़ें मंतक कानून की बातें छोड़ दें। लेकिन मंसूर साहब, मैं आपके दोस्तों से एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला रिजवाना को ज़िंदगी सेहत दे, नसीब अच्छे करे। अगर अल्लाह ना करे, जैसे डॉक्टर्स कह रहे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हुआ, तो जज की बीवी, वो FIR काटने वाला जिसने हल्की FIR काटी थी, वो IG और बेल देने वाला, हम सब मिल के उनको कटहरे पे लेके आएंगे और हिसाब नहीं छोड़ देंगे। उसमें ना हम ये देखेंगे कि हमारी किस पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंसेस हैं, हम खड़े होंगे उस चीज़ के लिए। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज़ मंसूर साहब, जो रिजवाना बेटी का हाल है ना, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की हाल है, और ये तमाम आजमाए हुए एक्सपायर्ड लीडर्स की वजह से। अब तो आपने PTI को भी आजमा लिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप फार्मूला क्या पेश कर रहे हैं, आप होने क्या वाले, आप आंख किसको दिखा रहे हैं, आप बातें क्यों इनडायरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या मजबूरी है, वो क्या वजूहत है। अगर आप देखें आजकल जो गेस्ट आ रहे हैं, निहाल हाशमी साहब की बात नहीं कर रहा, जो बाकी गेस्ट आ रहे हैं वो एंगलिंग कुछ कर रहे हैं, अपना बोझ दूसरों पर डाल रहे हैं, क्यों? उनको देखे तो व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज द रीजन? सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, ये वैनम जो है, ये नफरत जो है, ये जो हेट्रेड है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे अपने अब्बा की जागीर हो, हम कुछ भी कर लें। जब रिजवाना का हाल हुआ है और उसके बाद कानून कुछ नहीं कर सका, वैसा हमारा भी कोई कुछ ना कर सके। ये अजहर साहब, ये कानून और इंसाफ की जो कि बात हो रही है, खान साहब इतने डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज कर रहे हैं? आज जज साहब को भी कहना पड़ गया कि वकला जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। एक ही केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इतना डिले क्यों? खान साहब इफ इज नीट एंड क्लीन तो कहें जी, पूछे मुझसे, कोई भी सवाल पूछना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं मंसूर साहब थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, मैं बताता चलूँ आपको, जो कि इस केस में मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी वकील हूँ और मैं कई मामलात को देख रहा हूँ जी। तो पहली तो बात है, ये कोई फौजदारी जुर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। ये पेनल्टी है, जैसे टैक्स टाइम पे नहीं देते तो आपको सजा हो जाती है, आप अपना कंपनीज के कोई चीजें टाइम पे ना कर सकें अंडर दी कंपनीज एक्ट, तो वहां भी सजा हो जाती है। पहले तो ये समझ लें, ये फौजदारी जुर्म नहीं है। अब आते हैं है क्या, ये है क्या? आपको पता है तोशा खानों की तफसीलात 1947 से लेकर अब तक निकलवाने के लिए ये काम मैंने किया, और 1990 के बाद की सारी तफसीलात निकाल के, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि करप्शन क्या है, कहाँ। जैसे फैसल वाडा साहब ने कहा है, वो आप जरा चीजों को जरा समझने की बात है, लेकिन जो असल बात है, वो जो समझने वाली बात है, वो क्या है कि जनाब, वो तो आपको पता है, गाड़ियां बैन थी, गाड़ियां नहीं आ सकती थी, गाड़ियां उनकी कस्टम ड्यूटी, उनका इनकम टैक्स, उनको एक तरफ रख दे। होना क्या था इसमें? बड़ा सीधा सा इशू है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं। गोशवारे जब जमा कराने हैं ना, अपने 2018 जून के, वो दिसंबर में जमा कराने हैं। अप्रैल 120 दिन उसकी लिमिटेशन है। 2019 अप्रैल आ गया, अगले साल के 2020 अप्रैल आ गया, उससे अगले साल का
अप्रैल 2021 आ गया। इन सालों में तो इलेक्शन कमीशन ने किया ही कुछ नहीं है। और इलेक्शन लिमिटेशन का मुद्दा लेकर आ रहे हैं ना कि लिमिटेशन हो, टाइम बाउंड नहीं, ये टाइम बार हो चुका है। हाँ, टाइम बार भी आ गया, जो कि ये फौजदारी जुर्म नहीं है, पेनल्टी का प्रिंसिपल है। और एक और बात ले लेना, यानी इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार नहीं था, टाइम खत्म हो गया, इन्होंने किया, बदनीति से चले गए स्पीकर के पास, स्पीकर ने रेफर, जो इख्तियार ही नहीं था स्पीकर का। ये तो अजहर साहब, ये सारी बातें तो सर हो चुकी ना डिसाइड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके जुरिस्डिक्शन के हवाले से कह दिया और उसके बाद केस शुरू हो गया। ट्रायल कोर्ट में तो फिर भी केस चल रहा है ना सर, जुरिस्डिक्शन सर, यही तो मसला है ना। देखिए, हमारे यहाँ बेसिक मुसलमान एक असूल है और पूरी दुनिया में राइज है कि जब दायरा इख्तियार की बात हो ना, पहले दायरा इख्तियार को तय करते हैं। एक फौजदारी जुर्म हो जाए ना, तो अगर ट्रायल चलना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक दायरा इख्तियार हो, आप सुपर स्ट्रक्चर ही आगे लेकर चल सकते। यहाँ इशू बड़ा सीधा सा है, यानी इशू ये नहीं है इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। आपने देख ले, आज इस मुल्क में तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। अगर टाइम साहब, ये सारी चीजें तो सर बाद में अपील में भी तो की जा सकती है ना। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने में क्या मसला है इतना? ना मंसूर साहब, यही तो एक सवाल है कि पहले वाला जो फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पहला फैसला दिया है, उसकी बुनियाद पर ये इस्तगासा आया, वही अंडर चैलेंज है। वो लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया, इनका इख्तियार ही नहीं था, चूंकि मियां वाली की सीट है। मैंने वहां चैलेंज किया उनके वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच सुन रहा है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब बायस नजर आ रहे हैं सारे मामले को लेकर। भाई जुरिस्डिक्शन पहले तय कर दे। जजेस के हवाले से दोबारा आपकी जानिब से भी जजेस के हवाले से सवाल किया जा रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो दिलावर हुमायूं साहब हैं, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जज साहब हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हवाले से चैलेंज किया गया है, उनकी फेसबुक की पोस्ट को चैलेंज किया गया है। बिल्कुल वही सूरत हाल जो नवाज शरीफ साहब के ट्रायल के अंदर भी होती थी, और बार बार यही कहा जाता था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं कि वक्त बदला है आपको, या वही लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही मोरे उसी तरह ही खेल रहे हैं? जानते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना केस की। कल 9 बजे अब उनको दोबारा बुलाया गया है कि आइए और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराइए। मुझे ये लगता है कि 5 तारीख से पहले जज साहब कोई ना कोई फैसला ज़रूर अनाउंस करने के, निहाल साहब। लेकिन जजेस के हवाले से थोड़ी देर पहले अजहर साहब ने भी उंगली उठाई। दिलावर हुमायूं साहब जो जज साहब हैं, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है। लग नहीं रहा जिस तरह नवाज शरीफ साहब का उसी तरह पैनामा केस चल रहा है। ये हमारी कौमी बदकिस्मती है। मैं एज ए वकील समझता हूँ ये हमारी निज़ाम की भी बदकिस्मती है कि वो दौर था जब वजी साहब थे, नासिर असलम साहब थे और बड़े लोग थे, जब कोई क्वेश्चन नहीं करता था। हमारे दौर में, मियाँ साहब के दौर में क्वेश्चन हमने नहीं किया, ना बशीर को किया, ना अरशद मलिक को किया। मियाँ साहब 200 बार कोर्ट गए, सजा भुगती अदालत में। एक लफ्ज़ है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सर, आप लोगों ने जजेस के हवाले से नहीं कहा? बकरे की माँ कब तक नवाज साहब का वो बयान, वो 5 जज, दूसरे जज, वो 5 जज, अब मैं भी दूंगा उस पर बात। अब आप सुन रहे हैं ना, बकरे की माँ, अरे सर सुन ले, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान का अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट है टेलीविजन पे कि मेरी घड़ी थी, हमने खरीदा था, हम जिसको चाहे बेच दें। हाँ। आप बेच नहीं सकते थे। तो लेकिन आपने उनकी आपने अजहर साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये बेसिकली 120 दिन का टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपने इसको डिक्लेयर करना था। इस मुल्क में 2 कानून है, मेरे और आपके लिए अलग कानून, नवाज शरीफ के लिए अलग कानून, इमरान के लिए अलग कानून। भाई लीडर को दिलेर होना चाहिए, लीडर को दिलेर होना चाहिए, अलग कानून है। तो फिर नहीं, आप मुझे गिव मी, अच्छा चलें, मैं आप नवाज शरीफ जेल नहीं गए, शहबाज शरीफ जेल नहीं गए, नवाज शरीफ बाहर नहीं गए, तो फिर तो किसने भेजा? इस निजाम ने भेजा ना। यही मैं कह रहा हूं ना, मेरे भाई ने एक और कानून अलग है। मेरे भाई, अच्छा चले, आप मेरा भाई मुझे बात बताइए, आप भी जेल गए हैं? जी, आप भी जेल गए हैं? एक बार नहीं, 3 अपने बार। दिल के ऊपर हाथ रख के बात बताइए। मैं बहुत बड़ा सवाल आपसे करना है, दिल पे हाथ रख के बात बताइए। खुदा न खास्ता आपकी सेहत को अगर उसमें कुछ होता, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत मिलती? हो सकता है मिल जाती, बहुत सारे लोगों को मिलती है, कभी भी नहीं मिलती। अब आप आइए सुन, लेकिन सुन ले मंसूर भाई, अच्छा मुझे फैसले साहब की बात सुनिए जरा। अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून ने भेजा, लेकिन उसमें हमारी सूबाई हुकूमत ने फुल थ्रॉटल पर ड्रामा करके
झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई सूबाई हुकूमत हमारी, उसमें आपकी वजीर उस वक्त थी, पीटीआई की बुज़दार साहब एक चीज मुझे की बात कर, मैंने कैबिनेट पे ऑब्जेक्ट किया था, मैंने फवाद चौधरी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। सर एक चीज की मेरे भाई की एक चीज बात, दूसरी तरफ ये मैं आपको दूंगा, मैं दूसरी तरफ ये देखिए, जहां आप जजेस या कानून की बात करें वहां हमारी पीटीआई की सूबाई हुकूमत मुलव्वस थी। मैंने फवाद ने कैबिनेट में इस पे बहुत हंगामा मचाया था। सूबाई हुकूमत में भी तो कुछ लोग बुज़दार थे और उनके साथ जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और वो खास इंस्ट्रक्शन चल रहे थे। फैसल सुल्तान को मैं अभी भी कहता हूं कि वो उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए। और इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जब आपने कोर्टों पर डाल दिया, कोर्ट ने तो एक एफिडेविट के ऊपर कमिटमेंट ली थी कि हम वापस लाके देंगे, लाएं आप कोर्ट वाले वापस। वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बाजवा साहब की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। नहीं भाई, कोर्ट में तो जज साहब ने कहा है ना कि आप हमें एफिडेविट लिख के दें, शहबाज शरीफ साहब के वापस आएंगे। क्यों नहीं बुलवाया अभी तक? जितने लोग आज तक यहां से लेके गए हैं, निकल के गए हैं, कोर्ट की गारंटी। कोर्ट अगर ऑर्डर भी देते तो आ जाएंगे मियां साहब। मैं वही तो कह रहा हूं, मियां साहब इधर 2.5 घंटे की मुसाफिरत पे दुबई है, ऑर्डर पे यहां तक आ सकते हैं, इनके घर के पास निकल सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर पे आप बुलाए नहीं जा सकते, तो जस्टिस सिस्टम का तो आपने खुद ही एक्सेप्टेबिलिटी बता दी। लास्ट कमेंट निहाल सर। मेरे भाई ने कहा कि क्या इनके पास कोई प्लान है? हाँ हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास इसाक डार भी एहसन इकबाल 25 साल का प्लान है हमारे पास। और नवाज शरीफ ना करें इस तरह, प्लीज है ना करें इस तरह। नवाज शरीफ ने 90 में जो मोटरवे बनाया, ना करें इस तरह, ना इस तरह की बातें करें। नवाज समझ रहे मोटरवे आखिरी ऑप्शन है जैसे हम समझते थे। यहां पटोरी में इतने ऑप्शन हैं, कोई यकीन भी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, फैसल वाडा साहब, अजहर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ना हम देखेंगे इसे अब तक के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे और फिर हम देखेंगे।